हिस्टैरिसीस लूप दरअसल वो ग्राफ होता है जो कि हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनाते हैं। जिस वक्त हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, उसको हम सोलेनोइड के अंदर रखें और उसे अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करें तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये हर बच्चे को पता है, जैसे करंट गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसकी वजह से ये जो मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है वो मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि एलिमेंट के अंदर तमाम एटम्स अपने आप को अरेंज कर लें, और डीमैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि तमाम एलिमेंट खुद एटम के अंदर तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं वो सारे डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाएं और डिसअरेंज हो जाएं। तो ये होगी डीमैग्नेटाइजेशन और ये होती है मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे सोलेनोइड के अंदर, उसे मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो खुद को डिसऑर्डर करेगा और फिर अरेंज करेगा, क्योंकि ऐसी सोर्स के हमारे पास दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से T/2 तक और नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से फुल टाइम साइकिल तक। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान मटेरियल खुद को मैग्नेटाइज करेगा और सेकंड हाफ साइकिल के दौरान वो खुद को दोबारा से डीमैग्नेटाइज करेगा। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम इसके कंटेक्स्ट में सैचुरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सैचुरेशन के लिहाज से हम स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा इजी समझने में आसानी होती है। सैचुरेशन के लिहाज से आपने ये बात याद रख ली है, सैचुरेशन वो पॉइंट है जो बुक में आपकी ए से मैंशन किया गया है। सैचुरेशन वो पॉइंट है जब करंट बढ़ता है तो उसके साथ ही करंट के बढ़ने से ही हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, ए पॉइंट पर वो फुली मैग्नेटाइज होता है। उसके बाद आ जाता है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस ए से आर के दरमियान का फासला है, ए से आर के दरमियान। ये वो हिस्सा है जिस वक्त हमारा करंट 0 पे पहुंच चुका होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 पे पहुंच जाता है। ये मैंने यहाँ पर आपको शो भी किया है कि ए पॉइंट वो होता है जब पॉजिटिव पीक पहुँचती है और करंट मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो जाता है, करंट मैक्सिमम। आर वो पॉइंट होगा ए से आर तक वो हिस्सा होगा जिस वक्त मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज होगा जबकि हमारा करंट 0 हो चुका है। इसलिए मैंने लिखा है कि करंट हमारा करंट लीड कर रहा है और मैग्नेटिज्म लैग कर रहा है ए से आर के दौरान। उसके बाद हम देखते हैं रिटेंटिविटी वो पॉइंट आर पे हम पहुंच चुके होते हैं जिस वक्त करंट तो 0 है। ये पॉइंट यहाँ पर करंट 0 पर पहुंच चुका है लेकिन हमारा मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरेसिविटी पॉइंट है सी। ये पॉइंट सी से आर से डी के दरमियान कोई भी पॉइंट आएगा जिस वक्त मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फुली डिसऑर्डर तबाह हो चुका होगा, उसकी सारी डोमेन्स इरेगुलरली अरेंज होंगी, वो होगा कोरेसिविटी और वो है पॉइंट सी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप हमें ये बताता है कि हमें मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जिस मटेरियल का एरिया ज़्यादा होगा उसे हम ज़्यादा एनर्जी देंगे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, अरेंज और डिसऑर्डर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देंगे। जिस एलिमेंट का एरिया कम होगा तो उसको हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है फ्रिक्शन के खिलाफ काम करने के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी क्यों दे रहे हैं, टू डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। ठीक है, तो आयरन को हम इसीलिए इसी खासियत की वजह से कि इसका एरिया ऑफ द लूप कम है, इसे हम कम एनर्जी देते हैं, हम इसे ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रांसफार्मर की कोर बनाए और हमें उसके लिए एनर्जी भी कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े। तो इस पूरे टॉपिक के यानी कि हमें जो किसी भी एलिमेंट का हिस्टैरिसीस लूप निकाला, हमने देखा कि किसका एरिया बड़ा है कम है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जिसकी हाई रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी होगी, जो ज़्यादा देर में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, उसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जिसकी लो रिटेंटिविटी कोरेसिविटी होगी उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।